हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन माय एकेडमी ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अपनी क्लासेस की सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं और प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था। आज भी एक टॉपिक हम ले रहे हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस टॉपिक को भी बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई कर पाएं, उनको समझ पाएं और कुछ उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं वो अपने अपने दिमाग में रिटेन कर पाएं। ठीक है जी। और जैसे जैसे हम लोगों की नॉलेज का जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इन टॉपिक्स के ऊपर वापस आएंगे और इनको और ज्यादा डिटेल में एडवांस लेवल के ऊपर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अपनी बात को मैं इस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक इमेज आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है कि भाई यहाँ पर एक कार दिखाई जा रही है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको यहाँ पर को दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि हर पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर प्लेस है कि भाई लैम्प कहाँ पे लगना है, बोनट कहाँ पे लगना है, इंजन कहाँ पे लगना है, गार्ड कहाँ पे लगना है, डोर कहाँ पे लगना है, डोर हैंडल कहाँ पे लगना है। हर एक पार्ट की अपनी एक जगह है और वो पार्ट अपनी जगह पर ही फिट होगा, तभी ये कार जो होगी सही से असेंबल हो पाएगी और काम कर पाएगी। उसी तरह से जब हम अपनी बात बोलते हैं, ठीक है जी, तो अपनी बात के अंदर बहुत सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो वर्ड्स की प्लेसिंग जो हो वो बिल्कुल सही हो। अब आप ऐसा सोच सकते हैं, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी मदर टंग में कि कभी आपको इसकी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं तो वो बातें ऑटोमेटिकली आप बस बोलते चले जाते हैं। कभी आपने ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई अच्छा मुझे ये बात बोलनी है तो इसमें ये 10-15 वर्ड्स हैं या 8-10 वर्ड्स हैं या 4-5 वर्ड्स हैं, ओके मैं इस वर्ड को यहाँ रखूंगा, उस वर्ड को वहां रखूंगा, तो इस तरह से मैं अपनी बात को बोलूंगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो कभी अपनी बात को बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको अपनी मदर टंग में, क्योंकि जब मदर टंग में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप बोलने वाले, आपके पास भी वो मैस्ट्री का लेवल है कि आप वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आप वर्ड्स को आगे पीछे लगा करके बोल सकते हैं, और जिससे आप वो बात कर रहे हैं वो भी आप ही की मदर टंग का व्यक्ति है, मदर टंग का इंसान है, उसको भी वो बात समझ में आ रही है। तो आप वर्ड्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिना इस बात को सोचे हुए कि सामने वाले को वो बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। मोस्ट लाइकली जो आप बात बोल रहे हैं, वर्ड्स को आगे रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है और सामने वाले को भी बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं मदर टंग में, वो इतने सालों से वो लैंग्वेज बोलते चले आ रहे हैं कि उनको एक मैस्ट्री का वो लेवल उन्हीं ने अचीव कर लिया है अपनी लैंग्वेज में कि दे कैन प्ले विद वर्ड्स। लेकिन जब हम एज एन आउटसाइडर किसी फॉरेन लैंग्वेज को हम सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कार की तरह जो भी मैंने आपको दिखाई थी, कि आप वर्ड्स को पहचानें और वर्ड्स को आप उनकी सही जगह पर रखें। अदरवाइज आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। आप जो बात बोलेंगे ना वो उसकी मीनिंग तो क्या एक्सप्रेस करेगी, वो बात वो महज एक जोक बन करके रह जाएगी। ठीक है जी। तो आपको इस बात को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आप जो बात बोलें, जो बात लिखें, तो उस बात के अंदर जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करें उनकी प्लेसिंग सही हो। आप इस बात की जरूरत समझें, ये बात जरूरी है समझना। ठीक है जी। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट तरह के वर्ड्स को अगर आइडेंटिफाई करने की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको उनके नेचर के बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो उनके नेचर के बेसिस के ऊपर उनको अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तकरीबन आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमाइनर्स है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये इनके वर्ड्स के नेचर के बेसिस के ऊपर, जैसे हमने देखा था कि सेंटेंसेस के नेचर के बेसिस के ऊपर हमने उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इसी तरह से जब एक सेंटेंस हम बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके अंदर जो वर्ड्स का नेचर होता है उसके बेसिस के ऊपर हम उनको इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो जब हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं ना तो हम उसके पीछे की फिर ग्रामर को जाकर के समझते हैं और फिर हम वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लेकर के आते हैं कि भाई किस वर्ड को हमें किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसको एक सेंटेंस के अंदर प्लेस करना है। और धीमे धीमे आपकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती जाती है और आप इस बात को लेकर के कंफर्टेबल होने लगते हैं। फिर बहुत जल्दी आप वो लेवल टच कर लेते हैं जहां पर आपको सोचना नहीं पड़ता है। आप नेचुरली जब कोई बात बोलते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बिल्कुल एकदम
सही तरह से अपनी जगह पर फिट होती हैं। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है, शुरुआत में बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक मुश्किल लगता है कि भाई ठीक है हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे फिर उनको अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। शुरुआत में अभी एज ए लर्नर, एज ए बिगनर हम लोगों के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई मीन यू विल फाइंड इट वेरी इजी। आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा कि आप इन वर्ड्स को अपनी सही जगह पर रख पाएंगे। आपको बिलीव मी, आप मेरा यकीन करिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप जब भी कोई बात बोलेंगे, लिखेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो वर्ड्स अपनी अपनी जगह पर फिट होंगे। ठीक है जी, तो ऐसे ही कुछ एक्सपर्टीज, कुछ लेवल ऑफ नॉलेज हम लोगों को हासिल करना जो धीमे धीमे होती भी जाएगी। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफली इनका एक डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर जो एक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने का जो एक मेरा तरीका होगा वो इस तरह का कुछ नहीं होगा जैसा कि आपने अपने स्कूल्स में, अपने प्राइमरी क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि नाउन की डेफिनेशन ये है या प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर इनकी डेफिनेशन आपको देने नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं आपको उस डेफिनेशन को याद करने को बोलने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ क्लास में बने रहिए और मेरा अपना एक तरीका है, मैं आपको इमेजेस के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो आपके सामने दिखाई भी दे रही होगी और इस इमेज में ही मैं आपको तकरीबन जितने इंपॉर्टेंट, जितने मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको मैं इसी इमेज के अंदर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक यहाँ पर टेबल हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। वन बाय वन तकरीबन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पर हम इस इमेज के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं। तो ये जो सीन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। हर चीज जो है वो अपने आप में नाउन है जो आपको दिखाई दे रही है, राइट। जैसे कि ये बॉयज, ये सभी बॉयज, तो अगर मैं बोलूं बॉयज तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अगर इसी में किसी का कोई नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का नाम क्या है, मार्क है, तो ये नाम भी क्या है, ये भी नाउन है। आपको यहाँ पर ये फुटबॉल दिखाई पड़ रहा है, ये भी क्या है, नाउन है। देख रहे हैं आप, इन बच्चों ने ये शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो ये भी क्या है, नाउन। हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है, या हमें आसमान दिखाई पड़ रहा है, स्काई, ये क्या है, ये नाउन है। हमें क्लाउड दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये नाउन है, राइट। यहां पर आपको ग्रास दिखाई पड़ रही है, तो ये ग्रास क्या है, ये नाउन है। जमीन आपको दिखाई पड़ रही है, ग्राउंड, ग्राउंड क्या है, ये नाउन है। इधर आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए, पीपुल, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये बच्चे का सर है, हेड, ये क्या है, नाउन, राइट। ये बच्चे ने जूते पहने हुए, ये क्या है, ये नाउन। हर वो चीज जो आपको दिखाई पड़ रही है वो नाउन है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा जब आगे और बढ़ेंगे तो आप डिफरेंस भी आप समझ पाएंगे। ये बच्चे के हेयर, नाउन। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं ये लाइट पोल है, ये पोल एक लगा हुआ, ये भी क्या है, ये नाउन है। ये पीछे आप देख रहे हैं ट्रीज हैं, ये ट्रीज क्या है, ये नाउन। तो नाउन को क्या बोला जाता है, अब आपको याद आएगा जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। नाउन इज द नेम ऑफ, क्या बोला जाता है, पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है जी, पर्सन, जैसे इस पर्सन को क्या बोल रहे हैं हम, लड़का, बॉय, ये क्या है, नाउन है। पर्सन, प्लेस, जैसे कि ये प्लेस क्या है, स्टेडियम, तो स्टेडियम क्या हुआ अपने आप में, नाउन। या ये क्या हो सकती है, ये कोई थिंग भी हो सकती है, जैसे कि फुटबॉल, ये क्या है, ये नाउन है। ये टी शर्ट क्या है, नाउन है। निकर नाउन है, शूज नाउन है, ये पोल नाउन है। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है और ये कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, तो नाउन, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप नाउन को आप समझ पा रहे होंगे कि किन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अच्छा, ये जो थिंग यहाँ पे मैंने बोली, यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करूं ताकि आप इसको आप देख करके याद रख पाओ। ये जो थिंग है ये क्या हो सकती है, ये टचेबल भी हो सकती है, यानी कि इसको टच भी किया जा सकता है। और ये थिंग क्या हो सकती है, ये अनटचेबल भी हो सकती है, यानी कि ये चीज ऐसी भी हो सकती है जिसे ना छुआ जा सके, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस बच्चे की बात करें तो ये टी शर्ट,
जो कि अपने आप में थिंग है, एक चीज है, एक वस्तु है, ठीक है, इसे छुआ जा सकता है। लेकिन इस बच्चे की अगर हम एबिलिटी की बात करें, यानी कि इस बच्चे के अंदर की जो एबिलिटी है, जो इस बच्चे की स्किल है फुटबॉल खेलने की, उस स्किल को तो हम नहीं छू सकते हैं, राइट। तो चीज ये कोई ऐसी भी हो सकती है जिससे छुआ जा सके, या कोई ये ऐसी चीज भी हो सकती है जिसे ना छुआ जा सके, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे कि हम कहें कि इस बच्चे की ये आईज है, आईज को तो हम छू सकते हैं, आईज क्या है, नाउन है, लेकिन आईज के अंदर का जो विजन है, यानी कि जो देखने की जो शक्ति है, उसको हम नहीं छू सकते हैं। तो आईज भी नाउन है और विजन भी क्या है, वो भी नाउन है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो नाउन क्या होता है, नाउन कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है। थिंग ऐसी भी हो सकती है जिसे छुआ जा सके या जिसे ना छुआ जा सके। तो मेरे ख्याल से शुरुआत की दो चीजें तो आपको समझना बहुत ज्यादा आसान है, जो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि हमने दिखाया ये यहाँ पर बॉयज हैं, यहाँ पर लोग हैं, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। ये क्या हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, जैसे कि ये प्लेस क्या है, अपने आप में स्टेडियम है, या और बात करें जिस शहर में ये स्टेडियम होगा तो शहर भी, सिटी भी अपने आप में क्या है, नाउन है। या ये कोई थिंग भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी मैंने आपको थिंग्स दिखाई, ये टी शर्ट, ये निकल, ये शूज, ये फुटबॉल, ये पोल, या और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं। ये पीछे बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है हमें, ठीक है, ये यहाँ पर बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, तो ये भी सारी चीजें, तो चीजें ऐसे भी हो सकती हैं जिन्हें टच किया जा सके या जिन्हें ना टच किया जा सके। जैसे कि जो चीजें जिनको हम नहीं छू सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस बॉय की टी शर्ट को तो छू सकते हैं, लेकिन इसके इस बच्चे के अंदर जो फुटबॉल खेलने की जो एबिलिटी है उसको नहीं छू सकते। लेकिन वो एबिलिटी या स्किल, ये जो वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात आपको। तो आपको ये नाउन मेरे ख्याल से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा और आप लोगों को याद भी रहेगा। अभी मैं बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ, आगे चल करके मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि नाउन कितने तरह के होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो ग्रामर होती है वो क्या होती है, नाउन का प्लेस क्या होता है किसी सेंटेंस के अंदर, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जब नाउन पे मैं वापिस आऊंगा अगली कुछ क्लासेस के बाद। यहाँ पर जो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप दिमाग में याद रख पाए कि नाउन क्या होता है, राइट। तो हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस के अंदर क्या कर पाए, आप पहचान पाए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। जब आप उस चीज को पहचान पाते हैं तब ही आप उससे जुड़े हुए रूल्स को आप क्या कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किस चीज की, प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन क्या होता है। अब जैसे अगर मैं कहूं, आप समझिएगा मेरी बात, मैं अभी हिंदी में बात को लिख रहा हूं फिर इंग्लिश में भी बोलूंगा, तो कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। अभी हम प्रोनाउन को डिस्कस करें। जैसे मैं कहूं कि पहले हिंदी में आप समझिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी, मैंने एक सेंटेंस बोला और अब मैं इस सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस जोड़ूं। जैसे मैं बोलूं बच्चे अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, या वे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। एक तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप किसी से बता रहे हैं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं एक स्टेडियम में खड़ा हूं और वहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये बच्चे क्या है, ये नाउन है, फुटबॉल क्या है, ये भी नाउन है। अभी कम से कम आप इन चीजों को पहचान पा रहे हैं, अभी बाकी छोड़ दिया, लेकिन कम से कम आपने ये पहचान लिया, ठीक है जी। अब अगर इसी से जुड़ा हुआ कोई और सेंटेंस मैं बोलूं जहां पर ये वर्ड्स फिर से रिपीट होंगे, तो नॉर्मली हम इन वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं, इनकी जगह हम एक रेफरेंस वर्ड लेकर कहते हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, तो ये कहने के बजाय हम लोग क्या कहेंगे, वे अच्छा खेल रहे हैं। तो ये वे वर्ड जो है ये रिप्लेस कर रहा है किसको, बच्चे को रिप्लेस कर रहा है। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं जो मैंने बोली। तो अक्सर हम जब सेंटेंसेस बोलते हैं, बातें बोलते हैं, तो उसमें हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं और जब उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं तो बार बार हम क्या करते हैं, नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, नाउन के बजाय, नाउन की जगह पर उनका एक रेफरेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा कहने में, इसके बजाय मैं कह रहा हूं वे अच्छा खेल रहे हैं। जैसे मैं यहां पर इस बच्चे की बात करूं तो इस बच्चे का नाम मान लेते हैं मार्क है, मैं बोलूं मार्क को मैं जानता हूं, ठीक है जी, मैंने कहा मार्क को मैं जानता हूं, ठीक है, मैं इस बच्चे को जानता हूं, इस बच्चे का नाम है मार्क, तो मैंने लिख दिया मार्क को मैं जानता हूं। अब आगे मैं फिर मार्क के बारे में मैं कोई बात बोलना चाहूं, जैसे मैं बोलूं कि मार्क अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो ये कहने का एक सही तरीका नहीं है। ये बोलूं मैं
वह अच्छा फुटबॉल खेलता है। ठीक है जी, वो अच्छा फुटबॉल खेलता है। तो यहां पर ये जो वह वर्ड है वो किसकी जगह आया है? वो मार्क की जगह। तो बहुत सारे आप जब नाउन्स इस्तेमाल करते हैं और जब अपनी बात को आप आगे बढ़ाते हैं तो आप नाउन्स की जगह पर कोई दूसरा रेफरेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनको रिफर करने के लिए। जैसे मैंने यहां पर बोला बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे अच्छा खेल रहे हैं, तो यहां पर बच्चे की क्या जगह क्या आ गया? वे आ गया। या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा मार्क को मैं जानता हूं, तो मार्क की जगह वह इस्तेमाल किया आपने, वो अच्छा फुटबॉल खेलता है। तो ये वे या वह इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। तो नाउन और प्रोनाउन की जो ग्रामर है वो सेम है। बस क्या है कि जब नाउन का इस्तेमाल हम एक बार कर चुके होते हैं तो नाउन की जगह हम क्या बोलते हैं? हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं। नाउन का इस्तेमाल करके हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या अपनी कोई बात बोलते हैं या बात लिखते हैं और उस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? रेफरेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। जब वापस मैं प्रोनाउन के ऊपर आऊंगा आगे, जब आप थोड़ी सी आपकी एक ग्रामर की ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो चुकी होगी और आप मेरी बातों को समझने की स्थिति में होंगे, अभी मैं वापस आऊंगा प्रोनाउन के ऊपर और प्रोनाउन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने नाउन के बारे में आपको बताया कि नाउन क्या होता है, उसी तरह से मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया और इन प्रोनाउन के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब आपको नाउन समझ में आ गया क्या होता है और आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया है कि प्रोनाउन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखिए जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव वर्ड नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच टेल अस और व्हिच स्पेसिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है जी, तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। ठीक है जी, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको ये डेफिनेशन याद है, ये अभी मैं ये जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ आपको ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखिएगा इसी पिक्चर के अंदर ये आपकी या मेरी लाइफ से ही ये एक सीन क्रिएट किया गया है। तो हम अपनी आसपास की लाइफ में एडजेक्टिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने कहा स्काई। अब यहाँ पर आसमान दिखाई पड़ रहा है, इसकी खासियत क्या है? स्काई इज ब्लू। तो ये जो ब्लू वर्ड है वो किसके बारे में हमें बता रहा है? वो स्काई के बारे में बता रहा है। तो ब्लू क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि मैं इस बच्चे की बात करूं, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैं स्क्वायर बना रहा हूं, इस बच्चे के बारे में बात करूं तो ये बच्चा है और यहाँ पर ये दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में क्या दिखाई पड़ रहा है? टॉल दिखाई पड़ रहा है। तो मैं क्या बोलूं? दिस बॉय, ये बच्चा दिस बॉय इज टॉल, ये बच्चा क्या है? लंबा है। तो ये जो टॉल वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? इस बॉय के बारे में बता रहा है। ठीक है जी, तो ये टॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जैसे मैं बोलूं कि ये फुटबॉल सफेद है, दिस फुटबॉल इज व्हाइट, तो यहां पर ये क्या हुआ? व्हाइट किसके बारे में बता रहा है? फुटबॉल के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जो किसके बारे में बताते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस बच्चे के बारे में मैंने क्या कहा था कि इसका नाम मार्क है, तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मार्क इज प्लेइंग फुटबॉल। कोशिश करिएगा, थोड़ा थोड़ा मुझे फॉलो करने की कोशिश करिए। मार्क इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना। ही इज टायर्ड। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक तो मैंने यहां पर पहले बात बोली मार्क इज प्लेइंग फुटबॉल, बाकी सारे वर्ड्स को छोड़ दिए। इसमें आप आइडेंटिफाई करिए नाउन क्या है। फुटबॉल नाउन है और मार्क नाउन है। और यहाँ पर जब मैंने इस बात को आगे कंटिन्यू किया, पहले कहा मार्क फुटबॉल खेल रहा है और फिर मैंने कहा कि वो थका हुआ है, ही इज टायर्ड। तो यहाँ पे मैंने नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल कर लिया? प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो प्रोनाउन है ही, ये बेसिकली आप इसे मार्क ही समझिए। मार्क और ही में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। तो नाउन और नाउन की जगह पे प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग्रामर जो होती है वो सेम ही रहती है। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ही इज टायर्ड। अब यहां पर अब
ये जो मार्क है यहाँ पर ही भी बेसिकली मार्क ही है, तो मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, या देखने वाले को या सुनने वाले को मैं और बात बता रहा हूँ कि वो थका हुआ है। तो ये किसके बारे में, टायर्ड किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। तो ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन या प्रोनाउन की खासियत, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही एडजेक्टिव के थ्रू हमें पता चलती है। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, और मैंने यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स के बारे में भी बताने की कोशिश करी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, कुछ बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और वर्ड, एक और पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है ये, तो इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख भी दूं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी। ये क्रिया जो होती है ये क्या होता है, ये कोई एक्शन भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही ब्रीफ में अभी वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज वर्ब के ऊपर मेरे ख्याल से मैं कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20-30 क्लासेस से वर्ब के ऊपर मैं डिलीवर कर सकता हूँ। आई डू नॉट नो कि अभी एक क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो रही है तो कितनी सारी क्लासेस वर्ब की आएंगी, लेकिन कम से कम वर्ब के ऊपर मैं 10 क्लासेस डिलीवर करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मोर देन 10 क्लासेस ऑन वर्ब, बल्कि मेरे ख्याल से 20, 25, 30 क्लासेस जो होंगी वो वर्ब के ऊपर डिलीवर की जाएंगी, राइट। तो वर्ब बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे और हर एक फॉर्म को हम अपनी राइटिंग, अपनी स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल करना सीखेंगे, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे वर्ब को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया। देखिए वर्ब जो होता है ये, इसको हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं, और ये जो क्रिया होती है ये एक्शन भी हो सकता है, यानी कि कोई काम हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इस इमेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह क्या हो सकता है, ये स्टेट या स्टेज हो सकता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई जगह नहीं है, स्टेट का मतलब दशा या अवस्था, ठीक है जी। ये और बोथ, क्या लिखा मैंने, ये कोई एक्शन हो सकता है या कोई स्टेट या स्टेज हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाऊं, मैंने क्या कहा कि आप देखिएगा, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। बॉयज तो आपको पता है ये नाउन हो गया, फुटबॉल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। बीच में ये दो वर्ड, इनसे हमें क्या पता चल रहा है, एक्शन पता चल रहा है। इससे क्या पता चला, प्लेइंग, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ये वर्ब कौन सा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक्शन पता चल रहा है। और आर से हमें क्या पता चल रहा है, हमें आर से स्टेट या स्टेज पता चल रही है, इसकी अवस्था पता चल रही है कि अभी खेल रहे हैं, राइट। तो हमने एक ऐसा सेंटेंस देखा कि जिसमें वर्ब की दोनों चीजें मौजूद थी, एक्शन भी मौजूद था और स्टेट और स्टेज भी आ रही, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं और कोई दूसरा आपको सेंटेंस इसी एग्जाम्पल में से लेकर के आता हूं, ठीक है जी। इसी इमेज में से मैं लेकर के आता हूं और आप देखिएगा। अब एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, जैसे कि स्काई इज ब्लू, राइट। स्काई के बारे में बात हो रही, स्काई इज ब्लू। स्काई क्या हो गया, नाउन हो गया। ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, राइट। इज क्या बचा, क्या कोई एक्शन हो रहा है। जब मैंने कहा आसमान नीला है, कोई एक्शन हो रहा है, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी की क्या, जो हम एक आसमान देख रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, तो वो स्थिति हमें पता चल रही है, राइट। आसमान के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, दिन के दौरान आप देखते हैं कि अलग अलग कलर शेड्स होते हैं, ठीक है। ये अभी पूरा एकदम दिन का समय है, पूरा एकदम सूरज निकला हुआ है, उसकी रोशनी दिखाई पड़ रही है और आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है। काम कोई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इससे हमें किस चीज का पता चल रहा है, हमें स्टेट या स्टेज का पता चल रहा है कि आसमान नीला है। जो ये है दिखाई पड़ रहा है ना, है का मतलब अभी है, राइट। तो स्काई इज ब्लू, यहाँ पर इज क्या है, यहाँ पर ये एक वर्ब है, ठीक है जी। तो हमें वर्ब से क्या पता चलता है, वर्ब से हमें एक्शन पता चलता है, और क्या पता चलती है, स्टेट या स्टेज पता चलती है, या दोनों पता चल सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने वर्ब को समझने की कोशिश करी कि वर्ब्स कौन से वर्ड होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। वर्ड्स को, नाउन को और वर्ब को एक पर्टिकुलर
वे में अरेंज किया गया है। जिस तरह से कार का मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसी तरह से जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम वर्ड्स को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं, अदरवाइज आपकी जो लैंग्वेज होगी वो सिर्फ एक जोक होगी, राइट। तो हम क्या समझ चुके हैं, वर्ब को समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहां पर मैं लिख दूं, जो कि किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा, एडवर्ब यानी कि नीचे पीछे वर्ब आ रहा है ना, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। अब देखिए फिर से मैं एक सेंटेंस बोलूं जो यहां पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे देखिए, दे आर प्लेइंग वेल, वो अच्छा खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बॉयज नाउन था, ये आर प्लेइंग क्या हो गया, ये वर्ब्स हो गए हमारे, फुटबॉल क्या हो गया, ये अगेन क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर यहां पर हमने अपनी बात को कंटिन्यू किया कि वे अच्छा खेल रहे हैं, तो इसकी जगह पर वे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट। ये क्या था, ये नाउन था, ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ये एक वर्ब है, ये दूसरा वर्ब है, ठीक है। एक हमें स्टेट या स्टेज बता रहा है, दूसरा हमें एक्शन बता रहा है। यहां पर अगेन इस बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये एक वर्ब है, ये दूसरा वर्ब है। और यहां पर ये वेल क्या कर रहा है, वेल हमें क्या बता रहा है, अच्छा खेल रहे हैं। तो अच्छा किसके बारे में बता रहा है, खेलने के तरीके के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है, वेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं कि वो तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट, ये क्या हो गया, ही तो प्रोनाउन हो गया, रैन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है जी। और ये फास्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये फास्ट क्या है, ये हमें रैन के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। अभी हम जब आगे चलेंगे तो हम एडवर्ब्स के बारे में हम क्या सीखेंगे, ये बातें सीखेंगे, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, आगे चल करके देखेंगे। एडवर्ब ऐसे वर्ड भी होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड भी होते हैं जो दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब ही के बारे में हमें नहीं बताते हैं, एडवर्ब्स हमें एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन एडवर्ब हमें क्या करते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और एडवर्ब्स ऐसे वर्ड भी होते हैं जो सेंटेंस के अंदर मौजूद दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी सकता हूं। जैसे कि आप यहां पर, आपको मैं एक सेंटेंस लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, ही इज टॉल, वो लंबा है, ठीक है जी। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन, और टॉल क्या हो गया, टॉल किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बोलूं ही इज वेरी टॉल, तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, टॉल के बारे में बता रहा है कि लंबा, कितना लंबा, बहुत लंबा। तो ये वेरी वर्ड क्या होगा, वेरी वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। देखा आपने। तो एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, और दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं ही रैन फास्ट, मैं ये भी बोल सकता हूं ही रैन वेरी फास्ट। तो यहां पर वेरी किसके बारे में बताएगा, फास्ट के बारे में। फास्ट तो एडवर्ब था, अब एडवर्ब के बारे में वेरी हमें कुछ और बता रहा है कि कितना तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा। तो बहुत क्या हो गया, तेज के बारे में बता रहा है। तो इसलिए जो वेरी होगा वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो हमने देखा एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब के बारे में हमें कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, या हमें दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ब्रीफ यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो आपको नाउन समझ में आया, आपको प्रोनाउन समझ में आया, आपको एडजेक्टिव भी पता चल गया, आपको वर्ब भी आ गया,
और आपको एडवर्ब भी समझ में आ गया। ठीक है जी। अभी इस क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रीपोजिशन और कंजक्शन बताऊंगा। इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर्स जब हम काफी सारी क्लासेस करने के बाद वापस नाउन या प्रोनाउन और इस पार्ट ऑफ स्पीच की जब एक सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर हम इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अभी प्रीपोजिशन और कंजक्शन के ऊपर आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद मैं इस क्लास को वाइंड अप करूंगा। तो अब इसको हम हटा देते हैं और किसके ऊपर आ जाते हैं, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों के ऊपर हम साथ में आते हैं। देखिए जो प्रीपोजिशन और कंजक्शंस होते हैं ना, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ेगा तो हमें चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट स्टेप के ऊपर सब कुछ नहीं समझ में आता है, समझने की भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन। तो मैं आपसे कह रहा था कि चीजों को समझने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो हम लोगों की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस इस क्लास में इतना ही बताऊंगा कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन जो होते हैं वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसकी बहुत एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। अभी जैसे मैं अगर आपको प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल दूं, आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि इसका नाम है मार्क और इसका नाम क्या है, इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम है हैरी और इसका नाम मार्क तो पहले ही बता चुके हैं। अब अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, हैरी मार्क के साथ खेल रहा है, हैरी इज प्लेइंग। अब दोनों को कनेक्ट करना है, हैरी इज प्लेइंग विद मार्क। तो क्या हो गया, ये विद जो है ये क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये कनेक्टिंग वर्ड है। तो ये क्या है, ये अपने आप में प्रीपोजिशन है। ठीक है जी। और इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि हैरी एंड मार्क आर प्लेइंग, हैरी और मार्क खेल रहे। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंड है ये कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये कंजंक्शन है। अब ऐसा क्यों है, यहां पर इसको हम प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, यहां पर इसको कंजंक्शन बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क ये है कि अक्सर क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, नॉर्मली जो प्रीपोजिशन होता है वो सिर्फ एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है, लेकिन जो कंजंक्शन होते हैं वो कंजंक्शन क्या करते हैं कि एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो क्लॉज, अब आप ये एक नया वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्लॉज और एक, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो विद इन वन सेंटेंस आपको छोटे छोटे सेंटेंस देखने का मौका मिलता है। तो उन विद इन अ सेंटेंस जो एक सेंटेंसेस की एक सीरीज होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अभी आगे चल करके मैं अभी आपको इसको भी बताऊंगा कि सेंटेंस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और क्लॉज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन अभी आपका जो लेवल है और या जिस लेवल के ऊपर अभी मैं क्लास लेवल कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक लेवल है। तो अभी इसको मैं क्लॉज या सेंटेंस के जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि जब कोई एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो अक्सर उसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, हैरी एंड मार्क, तो ये बेसिकली दो सेंटेंसेस इसके अंदर छुपे हुए हैं। वो सेंटेंसेस क्या छुपे हुए हैं, वो सेंटेंस एक तो ये है कि हैरी इज प्लेइंग एंड मार्क इज प्लेइंग, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये बेसिकली कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने ये इन दो सेंटेंसेस को एंड की मदद से क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है और यहाँ पर हमने लिख दिया हैरी एंड मार्क आर प्लेइंग। तो इस वजह से जो एंड है वो अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। और यहाँ पर जो विद है क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी कनेक्ट करते हैं और कंजंक्शन भी कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन नॉर्मली एक सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं और जो प्रीपोजिशन होता है वो एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, राइट। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करूं आपको कंजंक्शन का और प्रीपोजिशन का, तो आप देखिए इसको, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूं और कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो अभी हम ये ना भूलिएगा कि हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं।
जैसे देखिएगा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वेयर इज मार्क, मार्क कहाँ है, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, मार्क इज इन द स्टेडियम। तो यहाँ पर ये जो इन वर्ड आ रहा है, सबको तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मार्क क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, ठीक है जी, स्टेडियम क्या है, ये भी जगह है, तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। द को ना आप भूलिएगा, द डिटरमाइनर है, इसको आगे कभी फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन क्या है, इन कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग वर्ड है कि मार्क कहाँ है, मार्क स्टेडियम में। तो ये इन वर्ड क्या है, इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है जी। तो यहां पर अब कोई ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर कई सारे सेंटेंस है, एक सेंटेंस है और एक उसके अंदर सिर्फ एक ही सेंटेंस है, ठीक है जी। तो आप इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस सेंटेंस के अंदर और कोई फर्दर क्लॉजेस नहीं है, ठीक है। तो एक सेंटेंस है जिसमें इन जो है वो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब मैं आपको कंजंक्शन का एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं कि मैच खत्म हो गया और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मैं कुछ इस तरह की बात बोलूं, मार्क प्लेड वेल, मार्क ने अच्छा खेला, बट ही कुड नॉट स्कोर एनी गोल, ठीक है। एक सेंटेंस है जिसके अंदर फर्दर छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस के अंदर जो फर्दर छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको सेंटेंस ना बोल करके हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तो मार्क प्लेड वेल, एक क्लॉज ये हुई, और ही कुड नॉट स्कोर एनी गोल, कि मार्क ने अच्छा खेला लेकिन वो कोई गोल स्कोर नहीं कर सका, ठीक है। यहां पर बट क्या कर रहा है, इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो बट क्या होगा, यहां पर प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, और मेरे ख्याल से आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वी विल कम बैक टू ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हम वापिस आएंगे इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ढेर सारी क्लासेस इसके ऊपर डिलीवर होने वाली हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा धीमे धीमे अपनी ग्राउंड फॉर्म करते जाएं। चलिए अब एक और पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। वैसे मैंने तो कहा था कि इसको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन ऐसा बन रहा है कि इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली सेंटेंस की शुरुआत में लगाए जाते हैं, और ये कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे दो टीम्स दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है जी। एक ये टीम है और एक ये येलो टी शर्ट वाली टीम है। तो मैं इस टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ये बोलूँ कि हुर्रा, जैसे बोलते हैं ना हुर्रे, तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, हुर्रा, दे वन द मैच, उन्हीं ने मैच जीत लिया, ठीक है। वन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वन द मैच। और इस टीम के बारे में मैं बोलूं, ये मैंने इस टीम के लिए बोला, और इस टीम के बारे में बोलूं, अलास, दे लॉस्ट द मैच, उन्हीं ने मैच खो दिया या वो मैच हार गए, ठीक है। ये जो अलास, ये जो हुर्रा वर्ड है, ये बेसिकली इंटरजेक्शन के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर इंटरजेक्शंस होते हैं, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इंटरजेक्शंस के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर दो इंटरजेक्शन के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नॉर्मली सेंटेंस की शुरुआत में लगाए जाते हैं, और उनके मदद से हम कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा हुर्रा, उन्हीं ने मैच जीत लिया, या मैंने बोला अलास, अफसोस, वो मैच हार गए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ खास मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है दा, ठीक है जी, और आ, एन, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स के अलावा भी कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि एज डिटरमाइनर्स के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी उनके ऊपर हम कुछ खास डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम अपनी लेवल ऑफ नॉलेज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ग्रूम करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और उसके बाद व्हेन वी विल कम बैक टू दिस सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अगेन, तो हम फिर वहां पर डिटरमाइनर्स को देखेंगे। तो आज इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, एक जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही ब्रीफली देखा, मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। और मैं ये होप करता हूँ कि आप जो यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको दी, आप इसको ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।